Assalamualaikum, Dr. Ejaz. Welcome to our first podcast, Skin Talk. Since you're one of the most seasoned and pioneer in dermatology, मेरा first question ये है कि what are the main skin concerns you have seen in your practice? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली जो इतने अरसे से मैं स्किन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें जो कंसर्न है अगर हम उसको जनरल वाइज़ ले लें, तो ख़वातीन में तो 2 मेन कंसर्न्स हैं अगर हम डिज़ीज़ के हवाले से हट के चले जाएँ। एक तो बालों का गिरना और दूसरा रंग का गोरा करना, जी, ठीक है? अच्छा, इस तरह बालों का गिरना मर्दों में भी एक तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ासकर जब वो एंड्रोजेनिक एलिवेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो जेनेटिक होता है। लेकिन अगर हम डिज़ीज़ के हवाले से बात करें तो उसमें एक्ने आ जाती है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, स्कैबीज़ है, इसके अलावा बालों की खुश्की यानी डैंड्रफ है, अर्टिकेरिया है और पिगमेंटेशन ऑफ द फेस जो ख़वातीन में आ जाती है ना, मेलाज़्मा जिसे हम बोलते हैं, जी। विद एजिंग और आफ्टर प्रेगनेंसीज़ या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से, ये मेन जो है ना कंसर्न समझ लें कि एक को मिथ समझ लीजिए जो पहले मैंने कहा और बाद में मैंने आपको बताया कि जो डिज़ीज़ेज़ हैं ना, जो पेशेंट्स की कंसर्न। Okay. Since you know there are lots of aesthetic procedures जैसे कि बोटॉक्स फिलर्स एंड केमिकल पील्स हैं और आजकल ख़वातीन में इनका और मर्द हजरात में भी इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रोसीजर्स ऐसे देखें वैसे तो जो भी आप मेडिकेशन भी लें, उन सब के भी प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, रिस्क भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं इनके बेनिफिट्स हैं और हमें बाद में इमीडिएट इफेक्ट भी मिलता है जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स का भी इमीडिएट है, जेल ब्रो का आ जाता है, माइक्रो नीडिंग है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, इन सब का आ जाता है। लेकिन अगर हम वन बाय वन एक एक को ले लें या थोड़ा ब्रीफली अगर हम चलें तो बोटॉक्स का इन द लॉन्ग रन ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी बोटॉक्स के खिलाफ काम करती है और अपने टिश्यूज़ के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती है। उसी जगह फिर स्किन एट्रोफी भी होती है और मसल एट्रोफी भी होती है। फिर ये जो होता है ना जो ग्राफ्ट दिया जाता है इसमें, वो अपनी जगह से ट्रैवल करता हुआ आस-पास जाके दूसरे मसल्स को भी वीक कर सकता है। फिलर्स है, अगर कोई इंजेक्शन करने में उसमें कोई मिस्टेक हो गई, कोई वेन में चला गया तो एक कोagulation का प्रोसेस उसके साथ आ जाता है, ठीक है? इससे पीआरपी है, उसके अपने डीमेरिट्स हैं कि प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी है। और एक चीज़ सबसे अहम ये है कि पेशेंट को ये जज करने के अनरियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं है, हाँ, उसके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, ताकि बाद में एक ना आप उसको सैटिस्फाई भी कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट के रिजल्ट्स आर वाइडली वेरिएबल फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। हो सकता है मुझ में अच्छे रिजल्ट आ जाएँ, आप में ना आएँ, आप में अच्छे आ जाएँ, मुझ में ना आएँ, तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू द पेशेंट कि उनको कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बिकॉज़ मैंने ये भी सुना है कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को देख कर आता है कि भाई उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया और डेफ़िनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं एस्थेटिक्स जो आते हैं वो समझते हैं कि ये कोई जादू है और अगर वो एक प्रोसीजर के बाद उनका शक्ल भी बदल जानी है, उनका मेलिस्मा भी चला जाएगा और उनकी स्किन क्लियर हो जाएगी या बाल निकल आएँगे। So I want you to tell a little bit about that also. Okay, you have to be a little patient about the procedures also. Not one procedure can actually do benefits. आपको इसके थोड़े बहुत और प्रोसीजर्स और आपको लेना पड़ते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए इसमें ये होता है कि पेशेंट ज़्यादातर का ख्याल है कि एक ही सेशन में काम हो जाएगा, ठीक है ना? अब उनको ये बात ध्यान में रखनी है जैसे कि अगर एक पील है, पील का एक ही सेशन में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर एक में आता भी है तो उसको मेंटेन करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, मल्टीपल सेशंस लेने पड़ेंगे और अल्टीमेटली एक मेंटेनेंस थेरेपी भी चाहिए होगी। इस तरह बोटॉक्स है को तो हर 3 महीने बाद देना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो गुज़ारा नहीं होगा ना, ठीक है ना? फिर आप आगे चलते हैं तो फिलर्स की मिसाल ले लें, ऑब्वियसली वो भी परमानेंट नहीं है, 8 महीने बाद या 6 महीने बाद उनको भी रिप्लेस करना पड़ता है। ओके। तो ये जो प्रोसेसेस है ना ये देखने के कोई भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अल्टीमेटली आपको वापस उनको लेना पड़ेगा। लेकिन एक अब जैसे-जैसे एडवांसेस होती जा रही हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स आते जा रहे हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स दैट कैन हेल्प यू टू गिव बेटर रिजल्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ो बोटॉक्स की मिसाल दे दें, आपके मेसोथेरेपी में बोटॉक्स का टॉक्सिन डाल के उसको अगर लगाया जाता है, फेस पे मेसोथेरेपी की जाती है, तो स्किन एकदम स्ट्रेच हो जाती है, स्कार छुप जाते हैं। माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी एमआरएफ है, बिलो द आइज़ खासकर वो स्पेशली हेल्पफुल है। ओके। ठीक है, इसी तरह कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर फिलर्स हैं तो उनके साथ जेल ब्रो कर लिया जाए, तो वो यानी बेहतर है। पहले आप जेल ब्रो करें उसके बाद फिलर्स डाल दें, तो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। अगेन आइडिया यही है कि यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल सेशंस और यू हैव टू कंबाइन टू टू थेरेपेटिक्स
at one and the same time after span maybe 5, 10 days, 10 days, 15 days. You have to combine two procedures. ओके। अच्छा, लिटिल बिट अबाउट जैसे ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, जैसे आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है या फिर हमारा लेज़र है, ये कितने बेनिफिशियल होते हैं अगर हम इन्वेजिव प्रोसीजर कराएँ और कुछ लोग ना कराना चाह रहे हों और आरएफ कराना चाह रहे हों स्किन टाइटनिंग के लिए और वो फिलर्स ना चाह रहे हों या स्किन टाइटनिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे थ्रेड्स भी आजकल आए हुए हैं, वो ना कराना चाह रहे हो, तो ये आरएफ वगैरह कितना बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए? अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा कि आप आरएफ के बारे में कह रहे हैं, ये बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये देखना कि प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन। अगेन, अगर पेशेंट 50 से नीचे है तो उस सूरत में आप रेडियो फ्रीक्वेंसी 40 से 50 के पेशेंट में दें, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप 50 प्लस में जा करेंगे, 55 या 60 में जा करेंगे, द रिजल्ट्स आर नॉट दैट मच गुड। उस इवेंट में अगर आप आके हाइफू की तरफ पेशेंट को ले आएँ, तो वो बेहतर रिजल्ट देगा, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू द पेशेंट। ओके। तो कहने का मकसद ये था कि प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन। एंड ऑल्सो कि आप अपना अगर आप व्हेन यू आर इन योर 30s यू शुड स्टार्ट टेकिंग दीज प्रोसीजर्स अगर आपको आगे अपनी स्किन का कंसर्न है या बेटर रिजल्ट चाहते हैं, तो आप अपने अर्ली 30s में ये प्रोसीजर्स स्टार्ट करा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये बोटॉक्स एंड फिलर्स हैं, कभी-कभी हमने देखा है सेलिब्रिटीज़ को भी या नॉर्मल लोगों को भी उनको बोटॉक्स गलत लग गए या फिलर्स गलत हो गए। आर दीज़ रिवर्सिबल? अच्छा देखिए, बोटॉक्स, पहले हम बोटॉक्स की बात कर लेते हैं। बोटॉक्स अगर एक दफ़ा लग गया तो वो लग गया, उसको यानी फ़ौरी रिवर्स किया नहीं जा सकता, ठीक है? उनको आपको टाइम चाहिए, 4 से 6 हफ़्ते में वो ग्रेजुअली खुद ब खुद ही सेटल हो जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ता है। बोटॉक्स को तो आप यानी कुछ लगा के ना रिवर्स नहीं कर सकते, और ये मल्टीपल टाइम होता है। जैसे मैं भी टीवी देखता हूँ, कोई एंकर आ गई है, तो एक खातून आई थी जैसे कि वो उन्होंने अपने नोज़ की ब्रिज तो बिठा ली, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं कर पाए थे कि इनकी साइड जो एला निज़ाए हैं, जब वो बात करती थी, वो मूव करने लग गए। स्पेशली लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है या लाइन्स जो होती हैं, फ्राउन्स होते हैं, उनके ऊपर करा लेते हैं, तो वो बिल्कुल शक्ल जो होती है वो एकदम स्टैग्नेंट स्ट्रेट हो जाती है, हाँ, उनके कोई एक्सप्रेशंस नहीं रहते। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि उसमें भी अगर आप अच्छी तरीके से लाइक बेटर वे में अगर बोटॉक्स कराएँ और किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से कराएँ या डॉक्टर से कराएँ, not to go to everyone because since we have lots of aesthetics these days and हर गली में आपको 4-5 मिलेंगे, but then we don't know which doctor is better और हम नॉर्मल प्रैक्टिशनर से भी ना कराएँ, अंडर गाइडेड डॉक्टर के थ्रू ये कराएँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो बोटॉक्स वही जो आप कह रहे हैं कि एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद आपकी शक्ल तो 6-7 महीने के लिए वैसी हो जाएगी। 4 से 6 हफ़्ते की। 6 8 तो से अच्छा, पर वो भी ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है क्योंकि लोग बोटॉक्स और फिलर्स कराने में बहुत ज़्यादा वो नहीं होते कि हमारा अगर शक्ल ख़राब हो गई तो उसके बाद तो हमेशा के लिए हो जाएगी। तो ये भी आप बता दें कि वो कितने अरसे तक रहता है कि उसके बाद वो अपनी नॉर्मल फेशियल जो उनके हैं वो उसके ऊपर आ जाएँगे और उनको ज़रूरत नहीं होगी बोटॉक्स की? देखिए, इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो बोटॉक्स की तो एक दफ़ा उन्होंने स्टार्ट कर लिया, मेंटेनेंस डोज़ तो हर 2 से 3 माह बाद चाहिए, ठीक है ना? वो वीन ऑफ फिर नहीं हो सकता, अगर वो वीन ऑफ करना चाहते हैं तो फिर वापस ऐसे ही फीचर्स आना शुरू हो जाएँगे। तो ये चीज़ ज़हन में रख लें कि बोटॉक्स के बारे में आपको 2 से 3 महीने बाद देना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग रन में जाके ना एंटीबॉडीज़ या एंजाइम्स ऐसे बॉडी में आ जाते हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। फिर उसका टाइम पीरियड जो है 3 की बजाय 6 हफ़्ते या 4 हफ़्ते पे आ जाए, 3 माह की बजाय 6 हफ़्ते या 4 हफ़्ते पे आए, तो उस सूरत में ज़ाहिर है पेशेंट के लिए फिर एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि उसको इतना फ्रीक्वेंटली इतना महँगा प्रोसीजर कराना पड़ता है। तो ये इधर बोटॉक्स के साथ ये हो जाता है। फिर सारे आस-पास के मसल्स जो है ना वो भी पैरालाइज़ हो सकती है। अगर हम फिलर्स की तरफ आ जाएँ, तो फिलर जो है ना वो भी 6 से 8 महीने लास्ट करते हैं, ठीक है? तो वो भी उनका भी इश्यू यही है कि आपको हर 6 से 8 महीने के बाद फिलर डलवाने ही पड़ेंगे। इन द लॉन्ग रन आपको यानी फिर या तो वीन ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें, तो पुरानी फीचर्स आ जाएँगे वापस। तो ये इसके साथ भी है, लेकिन वही चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब ध्यान में रखने छोड़िए। और ये कि ये प्रोसीजर्स कोई वन टाइम प्रोसीजर्स नहीं है और ये वही लोग कराएँ जो कि अफ़ोर्ड
कर सकते हैं। नॉट टू गो के आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कराने चाहिए, बट देन आप अपनी अफोर्डेंस को भी दिमाग में रखें कि अगर आप इन प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपको 6 महीने के बाद दोबारा से यू हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी। एंड वो जो एक टेक केयर होती है और वो एक इट्स अ लाइफ़स्टाइल आई गेस कि अगर आप बोटॉक्स या फिलर्स करा रहे हैं, तो ये वन टाइम नहीं है। आई थिंक ये लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी, या एक वो है कि उनको पता चल जाए, बिकॉज़ नॉर्मली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर वन टाइम हमने करा लिया तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, या फिर हमें आगे भी कराने पड़ेंगे। अच्छा, एक और बहुत कॉमन स्किन कंसर्न है जो कि मीलिया या स्किन टैग्स होते हैं। तो वो उसकी क्या रीज़न्स होते हैं और उसकी प्रिवेंशन क्या है? आप वो ज़रा बताइए। अच्छा, मीलिया जो है ना वो किसी में भी होते हैं, टेंशन सिस्ट है, हॉट वेदर में होते हैं, तो उनको आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको रिमूव करना बहुत आसान है। पीलिंग के ज़रिए भी जा सकते हैं, माइक्रोडर्म के ज़रिए भी जा सकते हैं। सबसे आसान ये होता है कि आप इंसुलिन सिरिंज लेके उनको प्रिक करके एक्सट्रैक्ट कर लें। दैट इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू गेट थ्रू इट, ठीक है ना? अगर हम स्किन टैग की तरफ आ जाएँ, तो उसके लिए जब पेशेंट आता है स्किन टैग का, तो उसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आइदर द पेशेंट इज़ डायबिटिक, हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस को रूल आउट करना पड़ता है, ठीक है? अगर पेशेंट डायबिटिक है, तो फिर हमने उसका वेट कंसिडरेशन में रखना है। तो सी यानी दूसरी पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि वेट, वो लोग जो ओवरवेट होते हैं उनको स्किन टैग्स होते हैं। ओके। तो वो लोग जो डायबिटिक नहीं हैं और ओवरवेट हैं, उनमें स्किन टैग्स होते हैं। और अगर वो अपना वेट कम कर लें, तो स्किन टैग्स खुद ब खुद गिर भी सकते हैं, इससे नए निकलना कम भी हो सकते हैं। लेकिन इफ़ दे वांट सम इमीडिएट ट्रीटमेंट, तो उनको सर्जिकली भी निकाला जा सकता है, और जो इलेक्ट्रोकॉटरी या फल्ग्रेशन जिसे बोलते हैं, वो भी की जा सकती है। ओके। अच्छा, एक और हमारा स्किन कंसर्न है जो कि वो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी होता है और साथ में अच्छा, ख़वातीन को पिंपल्स तो उनके टीन में भी होते हैं, लड़कों में भी होते हैं। बट देन एक पिंपल्स या ज़िड्स जो भी कह दें, या एक्ने जो है, वो ख़वातीन को हार्मोनल भी होते हैं। तो वो दे कीप ऑन यूज़िंग ऑल द क्रीम्स एंड मेडिसिन्स, बट देन वो नहीं जाते। तो इसके लिए आपकी क्या राय है कि क्या यूज़ करना चाहिए, या क्या हाउ टू गो अबाउट इट? अच्छा, देखिए, हार्मोनल जो एक्ने के बारे में जहाँ तक बात आपने की, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ना, वो ख़वातीन में आजकल आम है, चिकन खाने की वजह से है वो। एक तो ये यंगर सब्जेक्ट्स में आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, उसकी वजह से एक्ने हो रही है। और दूसरा पोस्ट एडोलसेंट एक्ने, यानी अबव द एज ऑफ 35 ख़वातीन में हो रही है, जी। ठीक है? तो जो यंगर एज वाले हैं ना, उनके लिए मैनेजमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर हम मेडिकली चलें, तो ग्लूकोफेज है, स्पाइरोलेक्टोन है, डिफरेंट मेडिकेशंस हम उनको देख के एंटीबायोटिक्स कंबाइन कर सकते हैं। और अगर उस बच्ची की शादी फौरी नहीं है, हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास आइसोटेट्राइनोइन का भी ऑप्शन है, हम आइसोटेट्राइनोइन भी दे सकते हैं। अब अगर हम 35 प्लस वाली पोस्ट एडोलसेंट खवातीन में आ जाएँ, जिनकी फैमिली कंप्लीट है, वो मैरिड हैं, एंड दे डोंट वांट टू बेयर एनी अदर चाइल्ड, तो हम उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी जैसे डाइन 35 वगैरह दे सकते हैं। सो दैट विल हेल्प देम टू यानी कंट्रोल देयर एक्ने। ओके, ओके। देन डाइन 35 वगैरह हम यंगर एज में भी दे सकते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली है ना, एक बच्ची है, उसकी शादी अभी नहीं हुई, तो उसके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएँगे, ऐसी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। प्लस 35 में इतना इश्यू नहीं है, फैमिली कंप्लीट है, 2-3 बच्चे हैं, तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, ऐसी कोई अवस्था नहीं है उसमें। अच्छा, एक और एंड आई थिंक मर्द हज़रात का सबसे बड़ा कंसर्न है स्कैल्प हेल्थ, डैंड्रफ और हेयर लॉस। ख़वातीन में भी होते हैं पैचेज़ के अंदर, बट देन मर्द हज़रात में बहुत ज़्यादा होता है। दो आई हैव हर्ड पीआरपी हेल्प करती है इसके अंदर, बट देन व्हाट डू यू सजेस्ट एड मेडिसिन्स या मेडिकेशंस के थ्रू, और ऑल्सो हाउ दे गो अबाउट इट कि उनका जो हेयर लॉस है, वो एक तरह से कंट्रोल रहे? और बिकॉज़ जो आजकल तो पहले ही होता था कि आप जब 40s में जा रहे हैं तो आपका हेयर लॉस स्टार्ट होता था। अब तो बच्चे-बच्चियों का इन देयर 20s में भी हेयर लॉस हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। अब कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, और हाउ टू प्रिवेंट दिस? अच्छा, देखिए, इसको 2 में हम डिवाइड कर लेना। एक तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि मर्दों में है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? उसका अगर हम ले लें, तो देखिए, उसमें कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो मौजूद है नहीं। पीआरपी हेल्प्स, पेशेंट को एक अच्छा मेंटेनेंस थेरेपी मिल जाता है। यानी शुरू में अगर आप 3-4 सेशन करवा लें, उसके बाद अगर आप 3 माह या 6 माह बाद 1 सेशन करवाते रहते हैं, तो इट डज़ हेल्प। लेकिन जो भी मेडिकेशन हम देते हैं लोकल लगाने के लिए, जैसे फिनेस्ट्राइड दे दी या मिनॉक्सिडिल है, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो अपनी जगह, इनके इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना, यानी समझ लें कि इतने ही हैं जितनी देर आप मेडिकेशन यूज़ करें। ओके। मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आज छोड़ी कल बाल गिर गए। फिनेस्ट्राइड खाते हैं, ठीक है, जितने दिन खाएँगे उतने दिन बाल रहेंगे, जब छोड़ी बाल चले गए।
ठीक है? शैम्पूज़ आते हैं, फिनास्टाइड के शैम्पू आता है, वो भी जब तक आप यूज़ कर रहे हैं, दैट्स फाइन। तो अल्टीमेटली जो इस वक़्त हमारे पास जो 2 ऑप्शंस हैं, वो पीआरपी है और इन द एंड हेयर ट्रांसप्लांट है, और बीच में अब एक्सोज़ोम थेरेपी आ गई है। ठीक है? एक्सोज़ोम थेरेपी आ गई, वो हेल्पफुल है, ठीक है? लेकिन अभी उसके रिज़ल्ट्स अवेटेड हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के मज़ीद रिज़ल्ट आ जाएँ और एफडीए भी अप्रूव कर दे, तो फिर एक्सोज़ोम थेरेपी भी स्टार्ट की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ वन बेस्ट स्किन एडवाइस यू कैन गिव टू द वेयर्स, कि वो क्या करें ऐसा कि वो उनकी स्किन और हेयर्स और जो भी उनकी बॉडी है जिसको वो बेटर करना चाह रहे हैं, तो वो एक आप एक स्किन टिप दें ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि भई आप इससे स्टार्ट करें, एंड आगे प्रोसीजर्स तो आप कराते रहें, बट देन आप अपने ओन पे जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, सिंगल टिप तो बहुत ही मुश्किल है कहना हाँ, लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि गुड हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द बॉडी, यानी पानी पीना, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस रखना, एक अच्छी डाइट जिसमें तमाम तीन किस्म के मल्टीविटामिन्स हों, सेकेंडली वो, और थर्डली फोटो पोटेशियम। अब ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ना, स्पेशली हेल्प यू टू मेंटेन योर स्किन। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टिप के हवाले से अगर हम छोड़ते हुए चलें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपने टिप्स का कहा, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, सिंगल टिप की बजाय ये 3 टिप्स हैं। हाइड्रेशन, सनब्लॉक, एंड गुड टाइम। गुड डाइट। सो सर, आपके करियर में कोई ऐसा केस आया हो जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो और आपने उससे डील किस तरह किया? अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस हैं, जैसे पेम्फिकस का केस है, इट्स रियली अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है ना? तो उसमें तो बहुत हाई डोज़ स्टेरॉइड थेरेपी से हम शुरू करते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट को ले आते हैं। लेकिन तकरीबन समझ लें कि 50% पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते और अल्टीमेटली दे गेट एक्सपायर्ड। लेकिन वो लोग जो चैलेंजिंग केस के हवाले से कर रहे हैं, वो लोग जो हमारी ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली, प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, टाइमली फॉलो करते हैं, दे डू इम्प्रूव एंड दे आर माशाल्लाह सर्वाइविंग, पासिंग अ वेरी गुड लाइफ। सोराइसिस एक बहुत कॉमन इशू हो गया है हमारे यहाँ बिकॉज़ ऑफ द वेदर कंडीशन इन पाकिस्तान, एंड गंदगी भी बहुत हो गई है, पोल्यूशन इतना हो गया है, एंड एवरी सेकंड पर्सन यंग और ओल्ड दे आर गोइंग थ्रू सोराइसिस, और वो काफ़ी अनबेरेबल हो जाता है। उसके लिए आप प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट क्या होते हैं? जी देखिए, सोराइसिस जो है ना, उसका जो है ना, ताल्लुक वेदर से है, जी। ठीक है? ऐसे कूल वेदर में वो एग्रीवेट हो जाता है, हॉट वेदर में वो क्लियर हो जाता है या बेहतर हो जाता है। उसका बाकी सब चीज़ों से इतना ताल्लुक नहीं है। इट्स अ सीरियस इश्यू, क्योंकि ये जेनेटिक है, ठीक है? एनवायरनमेंट फैक्टर्स का इतना रोल नहीं है। Okay. जैसे अगर किसी को मुझे है तो मेरे बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये बड़ा रिकैल्सिट्रेंट होता है, यानी ट्रीटमेंट से बहुत मुश्किल इसको ट्रीट करना होता है। लेकिन नेवरदलेस वी डू ट्रीट द पेशेंट्स। उसके लिए हमारे पास लोकल थेरेपीज़ हैं, सिस्टेमिक थेरेपीज़ हैं, अब नई बायोलॉजिकल थेरेपीज़ आ गई हैं, तो मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास। लेकिन ये कि एनवायरनमेंट फैक्टर्स का उसमें कोई रोल नहीं है। बाकी कॉमन ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े कंसर्न्स हमारे पास हैं, फंगल इन्फेक्शन का है, जी, जी। स्कैबीज़ का है, वो इससे ज़्यादा बड़े कंसर्न है। सोराइसिस के पेशेंट्स आते रहते हैं, अगर हम उनको मैनेज करें और वो हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, दे डू वेल। लेकिन इट कैन नॉट बी क्योर्ड। अगर मुझे सोराइसिस हो गया तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड। इट इज़ अ लाइफ राउंड सो। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएँ आप? अच्छा, इंटरेस्टिंग वाक़या की जहाँ तक बात है ना, 2-3 मैं आपको बातें बताता हूँ। एक ख़वातीन जो है ना, फेयर एंड लवली बहुत कॉमनली यूज़ कर, ठीक है? मेटनोवेट यूज़ करती हैं। जी, कि वो एक 7 वाली क्रीम जो होती है। होते हैं फाइज़ पैदा, तो ये बच्चियाँ आती हैं, तो उनकी एक्टिंग देख के मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि फेयर एंड लवली तो नहीं यूज़ करती, मेटनोवेट तो नहीं यूज़ करती? अच्छा, वो कहती है जी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही एक खातून आई अपनी बेटी को लेके, मैंने उनसे पूछा, क्या फेयर एंड लवली लगाती है? उसने कहा जी हाँ, मैं तो रोज़ लगाती हूँ। उसकी माँ ने इसको क्यों नहीं मारी? उसने कहा मैं तो कभी भी लगाती हूँ, महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वाक़यात। अच्छा, मुझे ये भी होता है कि ख़वातीन अपनी बेटियों को, नॉर्मली ख़वातीन जो होते हैं, या हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो उससे पहले उसे गोरा करना है। तो वो उसके लिए ये ऑल दीज़ होक्स क्रीम्स एंड ऑल दैट यूज़ कर लेती हैं। और उससे बड़ी बात ये होती है कि वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा काम ये है कि आप जो-जो आपने अपनी स्किन के साथ बर्बादी की है, वो एक्सेप्ट तो करें, और डॉक्टर को बिल्कुल क्लियर बताएँ कि आपने क्या-क्या क्रीम्स लगाई हैं या कौन-कौन से केमिकल्स यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए सही डायग्नोज़ आपको कर सकें। बट ज लाइक यू सेड कि उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि मत बताओ,
तो ख़वातीन अक्सर ये छुपाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बदन हमारी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। तो आई थिंक ख़वातीन को भी ये करना चाहिए, जो भी आ रहे हैं आप डिटेल में अपने डॉक्टर से एटलीस्ट ना छुपाएँ कि वो आपका बेहतर इलाज कर सकें या डायग्नोज़ कर सकें और आपको आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले। मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती कि अगर आप सिर्फ़ फेयर एंड लवली मुँह पर लगा लेंगे और आपकी बॉडी का कलर तो फिर डिफरेंट ही है, तो इतना सा मुँह साफ़ करके फिर किस तरीके से, मतलब आपको खैर फेयर एंड लवली का ड्रम चाहिए होगा कि आप पूरी बॉडी को ही यूज़ करें। एक मुझे जैसे फेयर एंड लवली से आपने ये बात करी, ये जो ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स और कोलेजन की लिक्विड कोलेजन और ग्लूटा के लिक्विड वो आ गए हैं कि आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं टैबलेट्स खा के, या इसमें क्या रियलिटी है और क्या वो है? अच्छा, पहले तो एक समझने की बात ये कि कोलेजन आपने खाई, वो एब्ज़ॉर्ब होके सिस्टम के थ्रू चलेगी ब्लड में, स्किन में जाके कैसे बैठेगी? जी। सोचने की बात है ना कि वो ट्रैवल करती भी, वो तो एब्ज़ॉर्ब होगी ना, हम जो भी खाते हैं, वो एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है, वो स्किन में जाके कैसे जाके बैठेगी? ये कोलेजन इज़ नॉट देयर एक्चुअली। तो वो तो कोलेजन ओरली लेने का कांसेप्ट जो बिल्कुल गलत है, हाँ। ठीक है? अच्छा, दूसरा आपका सवाल है ग्लूटाथियोन का। देखिए, ग्लूटाथियोन 3 तरह से दी जा रही है। एक तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आईवी ग्लूटाथियोन। अच्छा, दूसरा टैबलेट की फॉर्म में, और तीसरा लोकल ग्लूटाथियोन की क्रीम्स और फेस वॉशेज़, बहुत कुछ आता है, ठीक है? लेकिन इन सब के रिज़ल्ट्स जो है ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू हैव अ मेंटेनेंस डोज़। अगर आईवी भी आप ले रहे हैं, मेंटेनेंस डोज़ चाहिए, टैबलेट फॉर्म में भी ले रहे हैं, आपको एक मेंटेनेंस डोज़ चाहिए होगी। लेकिन रिज़ल्ट्स अल्टीमेटली आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस डोज़ पे चलते रहें, तो इट इज़ ऑलवेज़ लाइक आई सेड कि ये ऑल मेंटेनेंस करने के साथ ही चलेगा, ये इट्स नॉट अ लाइफ टाइम थिंग। जी। फॉर एवरी 4 मंथ 6 मंथ आपको ये सारे प्रोसीजर्स रिपीट कराने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर जाज, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस dermatologist. For the next podcast or skin talk, we'll have another guest. Till then, wait and watch. Thank you.